ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अभिलिखित सूचना का उपयोग। देखिए, अभिलिखित सूचना कल मैंने आपको बताया था अभिलिखित सूचना की अभिलेख क्या होते हैं। विद्यालय में अभिलेख कौन कौन से प्रकार के होते हैं, अभिलेखों के प्रकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से होते हैं, अध्यापक संबंधी, छात्र संबंधी, कई सारे रजिस्टर हमें विद्यालय में बनाने होते हैं जो कि छात्रों से संबंधित सूचनाएं, विद्यालय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अब है हमारे सामने कि अभिलेखों का उपयोग क्या है। अभिलिखित जो सूचना होती है, ये जो रजिस्टर हम भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं, उपस्थिति रजिस्टर, कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, प्रवेश प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने वाला रजिस्टर, स्टेशनरी रजिस्टर, ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये रिकॉर्ड हम रखते हैं, इनका उपयोग क्या है, ये कैसे काम आती है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दो रूपों में ये हमारे काम आती है। दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट। अभिलिखित सूचना दीर्घकालिक भी होती है और अल्पकालिक। दो प्रकार की होती है, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। अब दीर्घकालीन राष्ट्रीय एवं दीर्घकालीन उपयोग क्या है। दीर्घकालीन राष्ट्रीय राज्य योजना बनाने के लिए दीर्घकालीन राष्ट्रीय और राज्य योजना बनाने के लिए दीर्घकालीन राष्ट्रीय और राज्य योजना बनाने के लिए, सरकारी जांच पड़ताल से संबंधित पत्रों का उत्तर देने के लिए, सरकारी जांच पड़ताल से संबंधित उत्तर देने के लिए। दीर्घकालीन राष्ट्रीय राज्य योजना बनाने के लिए, सरकारी जांच पड़ताल से संबंधित पत्रों का उत्तर देने के लिए, स्कूल के कार्यक्रमों की सफलता की जांच करने के लिए, स्कूल के कार्यक्रमों की सफलता की जांच करने के लिए, देखिए, दीर्घकालीन राष्ट्रीय राज्य योजनाएं बनाने के लिए एक विद्यालय, मैंने बताया, एक सामाजिक संस्था होती है, समाज के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। तो एक राष्ट्र राज्य की योजनाएं जो होती हैं विद्यालय में ही तैयार की जाती हैं कि वास्तव में हमारे समाज की मांग क्या है, हमारे देश की मांग क्या है, हमें देश के लिए कैसे नागरिकों की आवश्यकता है। सरकारी जाँच पड़ताल से संबंधित पत्रों का उत्तर देने के लिए हमें इन अभिलिखित सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। कई बार सरकार आदेश जारी करती है, उन आदेशों को हमें रजिस्टर्ड करना होता है, रिकॉर्डेड रखना होता है, तो उनसे उनका उत्तर देने के लिए, उनका जवाब देने के लिए और उसका साक्ष्य रखने के लिए हमें रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता होती है, अभिलिखित सूचना की आवश्यकता होती है। स्कूल के कार्यक्रम, स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम पूरी साल में संपन्न किए जाते हैं, छात्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, स्कूल शिक्षकों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, संस्था के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, सार्वजनिक त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं। इनकी सफलता कितनी मिली इनमें, और अगर नहीं मिल पाई है तो क्यों नहीं मिल पाई है, इसके कारणों की जांच भी हमें इन अभिलिखित सूचनाओं से प्राप्त होती है। अगला है इसमें दीर्घकालिक सूचनाओं में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी विद्यालय में मैंने बताया कि बहुत सारी संपत्ति होती है जो कि छात्रों के काम आती है, विद्यालय के मेंटेनेंस के काम आती है। तो हमें हर साल ये देखना होता है कि स्कूल में लागत कितनी लग रही है। जैसे फाइनेंस रजिस्टर होता है, उसमें ये रिकॉर्डेड रहता है, फीस रजिस्टर होता है कि छात्रों की फीस इतनी आ रही है, व्हीकल पर इतना खर्चा हो रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं पर इतना खर्चा हो रहा है। तो अब हमें इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सा संसाधन हमें उपलब्ध करवाना है, कौन से कितनी इससे हमें लाभ हो रहा है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है। तो इस वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें अबिल की सूचना की आवश्यकता होती है कि उसके आधार पर हम फंड उपलब्ध करा सकें, हम इसमें लागत लगा सकें, जिससे कि हमें इतनी अर्निंग हो जाएगी। एक संस्था का संस्थापक जो होता है वह इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर चलता है। किसी प्रकार की कानूनी समस्या आने पर किसी प्रकार की कानूनी समस्या आने पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि छात्रों का एसआर रजिस्टर तैयार किया जाता है, प्रवेश रजिस्टर जो तैयार किया जाता है उसमें छात्रों का नाम, पता, एड्रेस, फादर्स नेम, उसकी सारी पर्सनल डिटेल होती है और उसका पिछला स्कूली रिकॉर्ड होता है उसमें। तो अगर कोई समस्या उस बालक के साथ इन फ्यूचर हो जाती है या कोई संस्था से संबंधित कोई कानूनी कार्रवाई कर देता है, कोई केस कर देता है, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में हो जाता है, कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई अगर समस्या आ जाती है तो ये अभिलिखित सूचनाएं हमारे पास रहती है। मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा घर से निकलता है और विद्यालय नहीं पहुंचता है, लेकिन घर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि वह विद्यालय गया है और विद्यालय ये सोचता है, विद्यालय में टीचर से सोचते हैं कि बच्चा आया ही नहीं है, जबकि बच्चे के साथ घर बीच रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई है या वह किसी क्राइम में फंस गया है या कुछ भी उसके द्वारा हो गया है। तो इस प्रकार की जो अगर हमारे पास छात्र उपस्थिति रजिस्टर है मेंटेन किया है, हमने उसे अपडेट रखा है, डेली की डेली एक्चुअल प्रेजेंट उसमें होती है, तो यहाँ पर ऐसी कानूनी दावपेच फंस जाने पर, ऐसे कानूनी समस्या उत्पन्न हो जाने पर, किसी छात्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाने पर, किसी टीचर से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाने पर यह अभिलिखित सूचनाएं हमारे काम में आती हैं। अगला है संसद तथा विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने पर शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिए शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं को, जैसे रिसर्च वर्क होता है तो वहाँ पर क्या होता है, रिसर्च वर्क में स्टूडेंट्स को अनुसंधानकर्ता को जगह जगह जाकर डाटा कलेक्ट करना होता है थीसिस बनाने के लिए, उस पर शोध कार्य करने के लिए। तो जो डाटा कलेक्शन होता है वह इन्हीं अभिलिखित सूचनाओं से उसे प्राप्त होता है। उसी को हम बैक रिकॉर्ड देखता है, वो करंट रिकॉर्ड देखता है और फ्यूचर की उसकी रिक्वायरमेंट देखता है। तो ये सारी जानकारी हम इन रिकॉर्ड से ही उसे प्रदान कर सकते हैं। पूर्व छात्रों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए पूर्व छात्रों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए
पूर्व छात्रों द्वारा मांगे जाने वाले प्रमाण पत्रों के लिए, जैसे कि छात्र कई बार होते हैं कि मार्कशीट आ जाती है और मार्कशीट लेके नहीं जाते हैं, या अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते हैं, या अपनी टीसी लेके नहीं जा पाते हैं, लास्ट क्वालिफाई एग्ज़ाम है, और बाद में जैसे महाविद्यालय में डिग्रियां आती हैं तो डिग्रियां 3-3, 4-4 साल बाद आती हैं। तो उसके बाद जब पिछले स्टूडेंट जब अपनी डिग्री लेने आते हैं, महाविद्यालय में आती हैं वो, और जब स्टूडेंट अपनी डिग्री लेने आते हैं तो अगर हमारे पास उन स्टूडेंट का बैक रिकॉर्ड नहीं होगा, पिछले रजिस्टर हमने संभाल के रखे नहीं होंगे, उनकी एंट्री करके रखी नहीं होगी, उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है, तो हम उनको डिग्रियां वितरित नहीं कर सकते, ऐसे प्रमाण पत्र उनको प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए यह अभिलिखित सूचनाएं हमारे काम आती हैं कि हम जो आने वाले छात्र हैं उनको उनके पास्ट से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवा सकें। अगला है इसमें जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन संबंधी कामों के लिए, ऐसे सेवानिवृत्ति जैसे कोई टीचर यहाँ से चला जाता है, उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, वह रिटायर हो जाता है, तो उससे संबंधित जो डाटा होता है वह हमें संभाल के रखना होता है। पेंशन संबंधी कामों के लिए भी ये रिकॉर्ड अभिलिखित सूचनाएं काम में आती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन आती है तो पेंशन किस आधार पर बनती है कि उसकी बैक चीज़ वो देखनी होती है हमें सारे रिकॉर्ड। तो ये चीज़ें हैं कि ये दीर्घकालिक है, ये दीर्घकालिक अभिलिखित सूचनाएं जो लंबे समय तक हमें संभाल के रखनी होती हैं। इन्हीं के आधार पर हम फ्यूचर की योजनाएँ बना सकते हैं, स्कूल की कार्यक्रमों की सफलता की जाँच कर सकते हैं, स्कूल और विद्यालय की उन्नति और अवनति की जाँच कर सकते हैं, किस छात्र का रिकॉर्ड कैसा रहा है उसकी जांच हम इनके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है अल्पकालिक सूचनाएं। ये तो दीर्घकालिक थी, अब आती हैं अल्पकालिक सूचनाएं। अल्पकालिक एकत्रित सूचना के अल्पकालीन उपयोग, दीर्घकालीन उपयोग हैं ये तो, और अब आते हैं उपयोग अल्पकालीन। छात्रों की नियमित उपस्थिति जानने के लिए, छात्रों की नियमित उपस्थिति जानने के लिए, नियमित उपस्थिति जानने के लिए अल्पकालीन उपयोग इनका किया जाता है। जैसे कि रजिस्टर हमने तैयार किया है, हमने डेली उसे चेक कर लिया कि वास्तव में कौन सा छात्र 2 दिन से एब्सेंट है, 3 दिन से एब्सेंट है, उपस्थिति अनुपस्थिति की जांच के लिए, छात्रों की सतत प्रगति की जानकारी के लिए, सतत निरंतर प्रगति की जानकारी के लिए। निरंतर प्रगति की जानकारी के लिए कि छात्र की क्या प्रोग्रेस चल रही है, छात्र कहाँ किस ओर आगे बढ़ रहा है, पहले वह कैसा था, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, कैसी वह प्रोग्रेस कर रहा है, इन सब की जानकारी लेने के लिए। पारितोषिक देने के लिए, पारितोषिक मीन्स उपहार, पारितोषिक देने के लिए, गृह कार्य की जांच के लिए।
कौन सा बच्चा गृह कार्य करता है, कौन सा नहीं करता है, उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम उसे चेक कर सकते हैं गृह कार्य की जांच के लिए। विद्यालय में नए छात्रों की पिछली जानकारी प्राप्त करने के लिए। विद्यालय में नए छात्रों की पिछली जानकारी प्राप्त करने के लिए। नए छात्रों की नए आने वाले छात्र, हर साल विद्यालय में नए छात्रों का प्रवेश होता है और कुछ छात्र यहाँ से टीसी लेके चले जाते हैं। तो जो भी नए विद्यालय में नए छात्र आए हैं उनकी पिछली जानकारी, पिछला रिकॉर्ड क्या है, वह हमें रजिस्टर से ही, नवलिखित सूचनाओं से ही प्राप्त होता है, रिकॉर्ड से ही प्राप्त होता है कि वह किस स्कूल से आए हैं, कितनी परसेंटेज है, उनके बैकग्राउंड क्या है, एड्रेस क्या है, जो भी चीज़ है उसका रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले विद्यालय में, तो इन सब की जानकारी हमें नवलिखित सूचनाओं से ही प्राप्त होती है। अगला है छात्रों का विभिन्न सेक्शंस में वर्गीकरण करने के लिए। छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए भाई हमें जब यही नहीं पता होगा कि हमारे विद्यालय में कौन सी क्लास में कितने छात्र हैं, तो हम उनको डिवाइड कैसे कर पाएंगे, हम उनकी बैठक व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, उन्हें टीचर्स कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे और सुविधाओं का कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो जब हमारे पास उन छात्रों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा तो हम उनके सेक्शन आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। उनकी इंटेलिजेंसी के आधार पर, उनके परसेंटेज के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनकी पिछला रिकॉर्ड भी होना जरूरी है, करंट रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। छात्रों को स्वयं की प्रगति के बारे में जानकारी के लिए, कार्यों के कुशल संचालन के लिए, स्कूल की कार्यों के कुशल संचालन के लिए, कार्यों के कुशल संचालन के लिए, स्कूल की संस्थागत योजना बनाने के लिए, स्कूल की संस्थागत योजना बनाने के लिए, कार्यों के कुशल संचालन के लिए, स्कूल की सारी व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हमें नवलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होती है। स्कूल की संस्थागत योजना बनाने के लिए एक विद्यालय किसी न किसी ऑनर के हाथ में होता है, तो उसको ये देखना पड़ता है कि वास्तव में विद्यालय किस ओर जा रहा है, विद्यालय की प्रगति हो रही है, किस दिशा में हो रही है, कैसी हो रही है, बच्चों का विकास कैसा हो पा रहा है, कैसी सुविधाएं विद्यालय में अपना, इन सब की योजना, फ्यूचर की योजना बनाने के लिए उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार मेंटेन किया जा सकता है। सभी को विद्यालय की प्रगति और समस्याओं की जानकारी के लिए, सभी को विद्यालय की प्रगति और समस्याओं की जानकारी के लिए, सभी व्यक्तियों को विद्यालय की प्रगति और समस्याओं की जानकारी के लिए।
भाई देखो, अगर हम आज अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं किसी विद्यालय में, तो पहले हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं विद्यालय का, कि विद्यालय में वास्तव में जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं उन्होंने क्या प्राप्त किया है, कैसे निकले हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं वह कैसे हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो इन सब की जानकारी हमें इन रिकॉर्ड से ही मिलती है। तो उनके, और अगर विद्यालय में बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का अनुभव होता है तो वह समस्या क्या है, उसका निराकरण क्या किया गया है, उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, और किसी भी व्यक्ति को, संस्था मालिक को या स्टाफ को, सबको, कर्मचारियों को ये जानकारी विद्यालय की प्रगति और समस्याओं के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, इन अभिलिखित सूचनाओं से ही प्राप्त होती है। अगला है, अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के अवकाश देने के लिए, छात्र अध्यापकों की उपस्थिति की जानकारी रखने के लिए, विभिन्न प्रकार के अवकाश देने के लिए, कि भाई कोई अध्यापक बार बार तो छुट्टी नहीं ले रहा है, उसकी कितनी छुट्टियां हो गई हैं या कितनी उसे देनी है, किस आधार पर उसे सैलरी देनी है, इन सब की जानकारी करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होती है। विद्यालय प्रत्येक सामग्री का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए, विद्यालय की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, आजकल कंपटीशन का दौर है, तो किन्हीं दो विद्यालयों में कौन सा विद्यालय सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है तो क्यों है, और यदि कौन सा पिछड़ रहा है तो उसके क्या कारण हैं, वहाँ का स्टाफ कैसा है, स्टाफ की प्रोग्रेस क्या है, छात्रों की प्रोग्रेस क्या है, इन सब की जानकारी हमें इन अभिलिखित सूचनाओं से मिलती है, जो कि अल्पकालीन जानकारी है, कि हमें वर्तमान में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत हो, तो हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया अभिलिखित सूचनाओं का उपयोग दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन क्या है, योजना बनानी होती हैं, और अल्पकालीन क्या है, किसी भी के विषय में जानकारी मिलने के लिए, पारितोषिक देने के लिए, छात्रों के गृह कार्य की नियमित जांच करने के लिए, जो छात्रों को गृह कार्य दिया गया है वो कैसा दिया गया है, इस सब के लिए, छात्रों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, विद्यालयों में नए जो छात्र आते हैं उनकी पिछली जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इनके अल्पकालीन उपयोग की आवश्यकता होती है। कोई बच्चा नहीं आ रहा है, किसी बच्चे ने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया है, तो हम उसके मोबाइल नंबर, उसके फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, अगर हम उसे लेटर पोस्ट करते हैं, कॉलेज की, विद्यालय महाविद्यालय की तरफ से कोई आदेश प्रसारित करना होता है, घर भेजना होता है, तो उसका एड्रेस लेने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। ये हुई हमारी अल्पकालिक जानकारी। अब बात आती है, रूबिक्स आकलन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आकलन, रूबिक्स आकलन। रूबिक्स आकलन। रूबिक्स आकलन क्या है? रूबिक्स एक आकलन गाइड है जो कि सामग्री मानकों, प्रदर्शन के मानकों को दर्शाता है। यह एक आकलन गाइड है जो कि सामग्री मानक और प्रदर्शन के मानकों को दर्शाता है, मानकों को प्रदर्शित करता है रूबिक्स आकलन। रूबिक्स छात्र काम के लिए उम्मीद भरी चुनाव स्वरों और स्कोरों को प्राप्त करने के लिए सुविधाओं का वर्णन करता है। हमें बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है
और यह परिभाषित करती है कि क्या जो कार्य करते हैं वह मानक को पूरा करते हैं। यानी कि रूबिक्स आकलन होता है कि जब हम छात्रों का आकलन करते हैं, कोई कार्यक्रम स्कूल में आयोजित करते हैं, कोई प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, तो उसके विषय में डीपली व्याख्या करता है कि क्या करना है, क्या इसका महत्व है, यह परिभाषित करता है कि इसको क्यों किया जा रहा है। रूबिक्स आकलन हमें प्रदर्शन के विभिन्न स्तरों के बीच भेद करने के लिए अनुमति देता है। अतः रूबिक्स छात्र मूल्यांकन के लिए एक गाइडलाइन प्रदान करता है। रूबिक्स जो होता है वह छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक गाइडलाइन प्रदान करता है। मैंने बताया कि छात्रों के विकास को जानने के लिए उनका मूल्यांकन, उनका आकलन करना जरूरी होता है। लेकिन यह आकलन क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या कौन करता है? रूबिक्स करता है कि क्यों महत्वपूर्ण है, ये कैसे किया जाना है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए छात्रों का आकलन करने के लिए एक गाइड के समान है। कौन? रूबिक्स आकलन। रूबिक्स पोर्टफोलियो आकलन के लिए रूबिक्स एक उपकरण की तरह कार्य करता है जो कि हमें सारे नीति नियम आसानी से समझा देता है। यह एक उपकरण की तरह कार्य करता है। मशीनी आकलन इसे हम कह सकते हैं। इसमें नियम निर्धारित होते हैं। रूबिक्स पोर्टफोलियो आकलन के लिए कैसे काम करता है? देखिए, रूबिक्स दिशा निर्देशों के बहुआयामी सेट हैं। रूबिक्स एक छात्र की परियोजना को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। यह छात्रों के मूल्यांकन में स्थिरता प्रदान करता है। कौन? रूबिक्स। रूबिक्स पोर्टफोलियो आकलन में हमारी मदद करता है। यह विशिष्ट कार्यों के लिए एक माप प्रणाली प्रदान करता है। रूबिक्स का उपयोग उसकी जटिलता के अनुरूप किया जाता है। रूबिक्स का प्रयोग, रूबिक्स हमें विशिष्ट कार्यों के लिए एक माप प्रणाली प्रदान करता है। विशिष्ट कार्यों के लिए एक माप प्रणाली प्रदान करता है। कौन? रूबिक्स। रूबिक्स का उपयोग उसकी जटिलता के अनुरूप किया जाता है। रूबिक्स छात्रों के लिए एक विशिष्ट है। इसमें छात्रों को पता है कि उनके स्वयं के लिए अपेक्षित है। रूबिक्स छात्रों के देखने में याद करता है कि सीखने में विशिष्ट कौशल कैसे देखते हैं। यह छात्रों को अवसर प्रदान करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कैसे सेल्फ असेसमेंट करते हैं। रूबिक्स यह भी प्रदान करता है कि छात्र स्वयं का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकता है। रूबिक्स के नियम थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन इससे बालकों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों को अपनी प्रगति के विषय में जानकारी रूबिक्स के माध्यम से हो जाती है। रूबिक्स अध्यापकों को बताता है कि कैसे रिवाइज लेसन प्लान करते हैं। अध्यापकों के लिए भी रूबिक्स आवश्यक है। रूबिक्स बताता है कि कैसे, अगर हमने टीचिंग कराई है, छात्रों को हमें अधिगम कराना है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है, तो कैसे रिवाइज लेसन प्लान किया जा सकता है, कैसे उसकी योजना बनाई जा सकती है, कैसे उस पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जा सकता है, किन तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। तो रूबिक्स आकलन, रूबिक्स छात्रों अध्यापकों को एक रास्ता दिखाता है कि कैसे क्वालिटी ऑफ बॉडी वर्क को मापन करते हैं। यह रास्ता बताता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ बॉडी वर्क, कैसे यह छात्रों अध्यापकों को यह बताता है कि कैसे, रास्ता दिखाता है कि कैसे क्वालिटी ऑफ बॉडी वर्क को मापन करते हैं। क्वालिटी ऑफ बॉडी वर्क का मापन कैसे किया जाना है। यह छात्रों को भी रास्ता दिखाता है, यह अध्यापकों को भी मदद करता है, रास्ता दिखाता है, छात्रों को अधिगम में सहयोग करता है। तो शिक्षकों को यह बताता है कि उनके द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाना है के बारे में बताता है। यह छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो यह अध्यापकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए सही रास्ता दिखाता है कि आप अपना मापन कैसे कर सकते हो। रूबिक्स आकलन, रूबिक्स छात्रों को और अध्यापकों को सेल्फ असेसमेंट के लिए एक जस्टिफाई विधि प्रस्तुत करता है। अध्यापकों को और छात्रों को सेल्फ असेसमेंट, अपना मूल्यांकन करने के लिए एक जस्टिफाइड विधि प्रस्तुत करता है, एक जजमेंट प्रदान कर देता है, एक क्लियर रास्ता बता देता है कि हाँ, आप इस प्रकार से वर्क कर रहे हो। रूबिक्स दो प्रकार का होता है, टीम रूबिक्स और प्रोजेक्ट रूबिक्स। यह 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स
ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रूबिक्स। टीम रूबिक्स और दूसरा प्रोजेक्ट रूबिक्स। टू टाइप्स के होते हैं, टीम रूबिक्स और प्रोजेक्ट रूबिक्स। एक टीम रूबिक्स यह निर्देशित करता है कि प्रत्येक टीम सदस्य का जानना होता है कि क्या एक्सपेक्टेड है स्वयं के लिए। यानी टीम रूबिक्स में प्रत्येक सदस्य को यह रूबिक्स के माध्यम से जानना होता है कि वास्तव में हमारा वर्क क्या है, प्रत्येक सदस्य के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, प्रत्येक सदस्य से एक समूह क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, ये रूबिक्स बताता है, टीम रूबिक्स बताता है। उदाहरण के लिए जैसे एक टीम रूबिक्स कार्य करने के लिए पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। जब वे कार्य कर रहे हैं एक टीम वर्क में और स्टेजेस एक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ बिहेवियर, यानी जैसे एक टीम बना दी आपके लिए तो टीम रूबिक्स ये बताता है कि प्रत्येक वर्कर को क्या करना है, प्रत्येक मेंबर को क्या करना है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं, वह क्या कर सकता है, क्या जिम्मेदारी उसको सौंपी जा रही हैं। ये चीज़ें टीम रूबिक्स के अंतर्गत आती हैं। वह भी टीम के लिए सदस्य के लिए परिणामों को परिभाषित करता है कि कौन किस में भागीदारी नहीं ले रहा है। इस चीज़ की सूची भी करता है टीम रूबिक्स कि प्रत्येक सदस्य कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, कोई भाग नहीं ले पा रहा है, कोई सदस्य टीम में सक्रिय नहीं है, तो उसकी सूची भी यह प्रदान करता है जिससे उसके कार्य पर ध्यान दिया जा सके। टीम रूबिक्स आकलन में निम्न बातें समाहित हैं। किन व्यक्तियों ने नियोजन प्रक्रिया में भाग लिया है। टीम रूबिक्स डिफाइन करता है कि पहला है किन व्यक्तियों ने नियोजन प्रक्रिया में भाग लिया है। किन व्यक्तियों ने नियोजन प्रक्रिया में भाग लिया है। कैसे प्रत्येक सदस्य टीम वर्क में शामिल था। कैसे प्रत्येक सदस्य टीम वर्क में शामिल था। किन व्यक्तियों ने नियोजन प्रक्रिया में भाग लिया है। यह सदस्य उसके गुणात्मक मूल्य दर्शाता है। प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता के अनुसार लाभ लेकर व्यवहार का कार्य किया था। क्षमता के अनुसार कार्य किया था। यानी ये बताता है कि प्रत्येक सदस्य ने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य किया था। प्रत्येक सदस्य में ये गुण मौजूद हैं। गुणात्मक तरीके से भी यह विश्लेषण प्रस्तुत करता है। कौन? टीम रूबिक्स। यह बताता है कि किन व्यक्तियों ने इस योजना में भाग लिया था, किस प्रकार पार्टिसिपेट किया था, प्रत्येक सदस्य टीम वर्क में किस प्रकार से शामिल था, कौन कौन क्या क्या कार्य कर रहा था, किसने किस किस कार्य की जिम्मेदारी ली थी और कितनी जिम्मेदारी से उसने कार्य किया था, उसने अपनी कितनी योग्यता का, अपनी कितनी क्षमता का प्रयोग किया था। ये होता है टीम रूबिक्स। अब बात आती है हमारी, मैं समझती हूँ टीम रूबिक्स हमारे समझ में आ गया होगा कि टीम रूबिक्स वास्तव में क्या है। अब आता है दूसरा प्रोजेक्ट रूबिक्स। प्रोजेक्ट रूबिक्स देखिए, प्रोजेक्ट रूबिक्स एक प्रोजेक्ट रूबिक्स पाठ को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं की सूची प्रस्तुत करता है। यह आमतौर पर संक्षेप में कुछ बातें प्रस्तुत करता है, जैसे एक शब्द संसाधित दस्तावेज। प्रोजेक्ट रूबिक्स क्या करता है? आमतौर पर आवश्यकताओं की सूची प्रस्तुत करता है।
आवश्यकताओं की सूची प्रस्तुत करता है। कौन? प्रोजेक्ट रूबिक्स। यह शब्द संसाधित दस्तावेज, शब्दों से शब्द संसाधित दस्तावेज प्रस्तुत करता है। शब्द संसाधित दस्तावेज एक पोस्टर, मॉडल, मल्टीमीडिया, एक पोस्टर, एक मॉडल, एक प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट वर्क के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है वह इस प्रोजेक्ट रूबिक्स के अंदर समाहित होती है। एक अध्यापक एक प्रोजेक्ट रूबिक्स बना सकता है, छात्रों को सहयोग लेता है, परियोजना निर्माण करवाता है, वह प्रोजेक्ट बनाता है, अच्छा अधिगम कराने के लिए वह छात्रों का उसमें सक्रिय भागीदारी के लिए वह प्रोजेक्ट का निर्माण करता है। इस प्रकार हम रूबिक्स आकलन के विषय में अवगत हो चुके हैं कि रूबिक्स क्या होता है। यह एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह कार्य करता है। किसके लिए? छात्रों के लिए और अध्यापक के लिए। छात्रों ने कितना अधिगम किया है और अध्यापकों ने उसका किन तकनीकों से उसका अधिगम कराया है, इस तरह की जानकारी हम इस प्रकार के रूबिक्स आकलन के माध्यम से दे सकते हैं। दो प्रकार का होता है, टीम रूबिक्स और प्रोजेक्ट रूबिक्स। टीम रूबिक्स यह प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक छात्र ने किस प्रकार टीम वर्क किया है, कितना उसमें योग्यता है, किस प्रकार उसने अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक संपन्न किया है। जबकि प्रोजेक्ट रूबिक्स में एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक परियोजना निर्माण करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उस विषय में वह परिभाषित करता है। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।